हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये रिसेंटली रिलीज मूवी है जो कि अभी लास्ट मंथ ही रिलीज हुई थी। एंड सेकंड थिंग, मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। और अगर आपको भी ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती हैं, ऐसी मूवीज पसंद हैं, तो ये वीडियो 100% आपको पसंद आने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जैसे आपने हमारे फर्स्ट चैनल यानी कि मूवी हिडन एक्सप्लेनेशन को इतना सारा प्यार दिया है कि अब हम 1 मिलियन के काफी करीब पहुंच चुके हैं, ऐसे ही आप इस चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा क्योंकि ये नया चैनल हमने सिर्फ आपके लिए बनाया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को खून की हालत में लथपथ देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरह से उसके हस्बैंड ने उसे मारा होता है। शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और इसलिए उसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था। लेडी का नाम वॉयलेट है। वॉयलेट को गन देकर वो उसे बोलता है कि मुझे मार दो, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। और जबरदस्ती वो उसे शूट करने के लिए बोलता है। सीन तो फिलहाल यहीं पे कट हो जाता है। आगे क्या हुआ ये हमें वीडियो में ही आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है, कुछ सालों बाद दिखाया जाता है। वॉयलेट अपने और ब्लैक के बच्चे यानी कि टॉम के साथ में रह रही होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्लैक की डेथ हो चुकी है और वॉयलेट ने एक संस्था चालू की है जिसमें कि वो दुनिया भर की सारी लेडीज को जिन पर जुल्म होते हैं और अत्याचार होते हैं वो उनकी हेल्प करती है। साथ ही उनको काफी मोटिवेट भी करती है कि उन्हें लड़ने की हिम्मत मिल सके। वेल तो वॉयलेट का यही काम है और वॉयलेट ने जो खुद सहा है वो नहीं चाहती है कि बाकी लेडीज भी वो सब सहे और इसका सामना उन्हें करना पड़े। वेल तो उसने अब तक दूसरी शादी भी नहीं की है, लेकिन टॉम को एक फादर की जरूरत है और इसलिए वॉयलेट डेटिंग एप्स पे चेक कर रही होती कि शायद कोई तो एक ऐसा इंसान मिल जाएगा जो कि उसके टॉम का फादर बन सकता है और उसकी फादर की कमी को पूरा कर सकता है। और वेल तो फिर ऐसे ही एक ऐप पर वो अक्सर हेनरी नाम के एक लड़के से बात किया करती थी। दोनों को बातें करते हुए काफी टाइम भी हो गया था और हेनरी उसे थोड़ा थोड़ा अच्छा भी लगने लग गया था, लेकिन दोनों का कभी भी आमना सामना नहीं हुआ था, यानी कि फाइनल मुलाकात नहीं हुई थी। और जैसे ही वॉयलेट को हेनरी का मैसेज आता है ना, जैसे वो से बात कर रही होती है कि घर पर एक आदमी की दस्तक होती है जो उसे बोलता है कि मैं आपका मीटर चेक करने के लिए आया हूँ। वेल तो फिर मीटर चेक करके वो वहाँ से चला भी जाता है। और अब शाम के टाइम में वॉयलेट से मिलने के लिए उसकी बहन आती है जिसका नाम जेन है। जैसे ही जेन को ये पता चलता है कि हेनरी ने वॉयलेट को डेट पे चलने के लिए बोला है, यहाँ वो अपनी बहन को समझाते हुए कि अब शायद उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए और हेनरी के साथ में उसे डेट पर जरूर जाना चाहिए। और साथ ही अगर वो एक अच्छा इंसान हुआ ना तो उसे टॉम के फादर के साथ साथ एक अच्छा हस्बैंड भी मिल जाएगा। यहाँ पे वो काफी ज्यादा वॉयलेट को समझा रही होती है। साथ ही बोलती है कि उसे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। वॉयलेट भी फिर जेन की बात मानते हुए हेनरी से मिलने के लिए रेडी हो जाती है और जेन ने भी उसे बोला हुआ होता है कि तुम्हें टॉम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, उसका ध्यान रख लूंगी, उसे अच्छी तरह से संभाल लूंगी। जैसे ही वॉयलेट हेनरी से मिलने जा रही होती है उससे पहले वो अपनी बहन जेन को सब कुछ समझा देती है कि टॉम का सामान कहाँ पर रखा है और उसे खाना कब खिलाना है और साथ ही उसे कब सुलाना है, सब कुछ वो उसे समझा कर जाती है। वेल तो उसने टॉम को भी बोल दिया होता है कि जेन आंटी को बिल्कुल परेशान मत करना क्योंकि भाई घर के सारे सीसीटीवी का एक्सेस उसके फोन में ही है और वो चाहे तो कहीं से भी कुछ भी देख सकती है। सीन शिफ्ट होता है। अब वॉयलेट यहाँ से एक बड़े से होटल में जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, जहाँ पर मिलने के लिए हेनरी ने उसे बुलाया हुआ होता है। जैसे ही वो होटल के अंदर पहुंचती है ना तो वॉयलेट को मैसेज करता है हेनरी कि मुझे माफ करना, एक्चुअली मेरे पास मेयर का थोड़ा सा काम आ गया है और इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम वहीं बैठकर मेरा वेट करना, ड्रिंक्स वगैरह भी ले लेना और बिल्कुल भी बोर मत होना। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हेनरी एक रिपोर्टर है जो कि शहर के मेयर के लिए काम करता है, जिसके चक्कर में उसे कभी भी मेयर के अर्जेंट काम आ जाते हैं और उसे बीच बीच में ही जाना पड़ जाता है। और इस बात को वॉयलेट भी काफी अच्छे से समझती थी। वेल तो फिर वॉयलेट से डेविड नाम का एक लड़का टकरा जाता है और दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। वॉयलेट फिर बारटेंडर से जाकर अपने लिए ड्रिंक मांगती है जिससे कि वो थोड़ा टाइम पास कर सके जब तक हेनरी नहीं आता है। जहाँ पर तभी एक रिचर्ड नाम का आदमी आता है जो कि वॉयलेट से कह रहा होता है कि तुम रेनी हो ना, तो वॉयलेट उसे बोलते है कि शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, मेरा नाम रेनी नहीं बल्कि वॉयलेट है। और इसलिए रिचर्ड उससे माफी मांगकर वहाँ से निकल जाता है। बोलता है कि मैं ना पहली बार डेट पर आया था और इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ। जैसे ही वॉयलेट वहाँ पर बैठी हुई हेनरी का इंतजार कर रही होती ना तो फिर उसी टाइम पर होटल में पियानो बजाने वाला बंदा वहाँ पर आकर उससे बातचीत करने लग जाता है। उससे बोलता है कि शायद आप यहाँ पर अकेले बैठे हैं तो आप अगर चाहे तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ।
लेकिन फिर बारटेंडर उसे बताती है कि ये बंदा बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सबके साथ ही ऐसे फ्लर्ट करता है, जो कि जाहिर सी बात है वॉयलेट को भी परेशान कर रहा था और इसलिए वो उसे वहां से ये बोलकर भगा देती है कि अभी हेनरी पहुंचने ही वाला है, जो कि वॉयलेट का बॉयफ्रेंड है और इसलिए तुम उसे परेशान मत करो। फिर वॉयलेट भी अपने मोबाइल में हेनरी की फोटो देख रही होती है कि वहाँ पर उसे एक अनजान इंसान ड्रॉप भेजने लग जाता है। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ड्रॉप आखिर होता क्या है। सोचो कि अगर आपको किसी को ड्रॉप भेजना है तो वो बंदा आपके 40 से 50 मीटर के अंदर ही होना चाहिए। ड्रॉप भेजने के बाद सामने वाले को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है और साथ ही अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं और ड्रॉप में हम कुछ भी फोटोज डालकर भेज सकते हैं। वॉयलेट तो यहाँ पे काफी परेशान हो जाती है कि आखिर होटल में ऐसा कौन यहाँ पर बैठा है जो कि इसे ड्रॉप भेज रहा है और शायद उसे जानता भी है, क्योंकि वो तो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी। जिससे कि वो उस ड्रॉप वाले मैसेज को इग्नोर कर देती है कि शायद किसी और को वो भेजना चाहता होगा और गलती से ड्रॉप उसके पास आ गया होगा। तो फिर देखते ही देखते हेनरी भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है, अपनी फोटो से भी ज्यादा, और वॉयलेट को भी उसे देखकर काफी अच्छा लगता है। वॉयलेट से लेट आने के लिए वो उसे माफी मांगता है। दोनों ही फिर टेबल पर बैठकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। बोलता है कि मैं अपना कैमरा भी साथ में लेकर आया हूँ, जिससे कि शायद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं काम से सीधा ही यहाँ पर आया हूँ। कैमरा मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर ये चोरी हो गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। वॉयलेट उससे बोलते कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर वेटर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही अजीब अजीब सी बातें करने लग जाता है और ये बात वॉयलेट को काफी ज्यादा अजीब लग रही होती है। फिर तो यहाँ पर वॉयलेट का मोबाइल तो पूरे ड्रॉप से भर चुका होता है और वो बंदा बार बार उसे ड्रॉप भेजे जा रहा होता है, जिससे कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले। तो हेनरी उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, तुम काफी परेशान लग रही हो। तो जैसे ही वॉयलेट उसे ड्रॉप के बारे में सब कुछ बताती है, हेनरी उसे कहता है कि शायद तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर हिम। लेकिन वॉयलेट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसलिए हेनरी फिर फाइनली उसका फोन लेकर उस ड्रॉप वाले बंदे को उसी होटल में आसपास ढूंढने लग जाता है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिलता, इसलिए वो वॉयलेट के पास वापस आ जाता है। बोलता है कि शायद कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अपना फोन को बंद करो और अपने बैग में डाल लो। लेकिन भाई वॉयलेट तो इतने ज्यादा मैसेज से काफी ज्यादा परेशान हो जाती कि फाइनली वो उस ड्रॉप को एक्सेप्ट कर लेती है। मैसेज पढ़ते काफी ज्यादा शॉक हो जाते, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि अपने घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को एक बार चेक कर लो। तो ये सब कुछ सुनकर वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जैसे ही वो चेक करती है तो उसमें उसे अपने घर के हॉल में एक बंदा दिखाई देता है, जिसने मास्क पहना हुआ था, उसके हाथ में गन भी थी। सब कुछ देखकर वॉयलेट के तो पसीने छूट जाते, काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन जैसे ही वो हेनरी को इसके बारे में सब कुछ बताने वाली होती है और उसी टाइम पे ड्रॉप पर फिर से एक मैसेज आता है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बता सकती, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। जैसे ही वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, वो बंदा उसे धमकाते हुए दोबारा से कहता है कि मैं तुम्हारे फोन की सारी चीजें देख सकता हूँ और इसलिए ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम क्या होगा ये तो तुम जानती हो। होटल से बाहर जाने की तो सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे सारे मैसेज पढ़ सकता हूँ। तो वो फिर से डेविड से टकरा जाती है, जो कि उसको फिर से सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और अब वॉयलेट फिर बहाना बनाकर वॉशरूम जाती है कि शायद हॉल में लगे कैमरे से वो ड्रॉप वाला बंदा उसे देख रहा होगा, लेकिन वॉशरूम में वो बच जाएगी, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और वो उन्हें काजल से लिखकर हिंट देने की कोशिश कर रही होती है। पुलिस को कॉल करके मेरे घर पर भेज दो। लेकिन दोस्तों वो बंदा यहाँ से भी उसे देख लेता है और साथ ही उसे मैसेज करते हुए बोलता है कि तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है, दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे टॉम को सच में मार दूंगा। जिससे कि वॉयलेट तो काफी डर जाती है और बात को घुमा के उन लड़कियों को वहाँ से भेज देती है। वॉयलेट बेचारी पूरी तरह से परेशान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो क्या करे, बंदा आखिर चाहता क्या है ये भी वो नहीं समझ पा रही थी। तो बाथरूम में उसको माइक्रोफोन दिखाई देता है, जिसकी हेल्प से वो उसकी सारी बातें सुन सकता था और इसीलिए वॉयलेट फिर से हेनरी के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर टेबल के ऊपर भी एक माइक्रोफोन लगा हुआ था दोस्तों। साथ ही वो टेबल भी बिल्कुल ही सीसीटीवी कैमरे के सामने रखी हुई थी, जहाँ पर वो दोनों बैठे हुए थे, मतलब कि वो बंदा उन्हें काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहा था। तो इसलिए वॉयलेट फिर बहाना बनाकर ये बोलती है कि उसे इस टेबल पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और इसलिए हेनरी को वहां से दूसरे टेबल पर चलने के लिए बोलती है।
हेनरी भी फिर उस वेटर से बात करके दूसरे कस्टमर की टेबल को चेंज करवाने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे वो वहाँ से उठकर जा रहे होते हैं तो वॉलेट के पास फिर से ड्रॉप आता है जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ था कि अगर तुमने अपनी सीट चेंज करने की कोशिश की सोच लो क्योंकि इसका अंजाम काफी बुरा होने वाला है, तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं रह पाएगा। और वो उसे फिर से धमकी देने लग जाता है और इसलिए वॉलेट बहुत ज्यादा घबरा जाती है। दोबारा से हेनरी से बोलती है कि शायद हमें अपने टेबल पर वापस जाना चाहिए क्योंकि मुझे अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। वॉलेट की ये सारी हरकतें हेनरी को काफी ज्यादा अजीब लगती हैं। वो तो यही सोच रहा था कि शायद वॉलेट का डेट पर आने का मन नहीं था और अगर सच में उसको नहीं आना था तो उसने पहले ही क्यों नहीं बता दिया। लेकिन भाई वॉलेट तो यहाँ पर अपनी ही परेशानी में उलझी हुई थी, जहाँ पर वो उस बंदे से बोलती है आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो। तो वो बंदा उसे बोलता है कि वैसे तुमने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, लेकिन हेनरी के कैमरे में मौजूद एक चिप है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकती है और इसलिए तुम्हें हेनरी के कैमरे से उस चिप को निकाल कर उसे तोड़ना होगा, जिसके बाद ही मैं तुम्हारे बेटे की जान बख्श सकूंगा। वेल तो वॉलेट कहती है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्योंकि मैं सब बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। ड्रॉप पे दोबारा से मैसेज करके वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि भाई हर हाल में तुम्हें उस चिप को तोड़ना ही होगा वरना अंजाम तो तुम जानती हो। वेल तो सब कुछ सोचते हुए फिर वॉलेट अपनी घड़ी को बैग में छुपाकर हेनरी से बोलती है कि शायद मेरी घड़ी रिसेप्शन पे ही छूट गई है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस थी क्योंकि वो मेरी मॉम ने मुझे दी थी, जिसको लेने के लिए हेनरी फिर रिसेप्शन पे जाता है और इसी का फायदा उठाकर फटाक से वॉलेट उसका बैग खोलकर उसका कैमरा निकालते उसमें चेक करते हैं जिसमें कुछ बिल वगैरह की फोटोज होती हैं। लेकिन फिर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो वो बंदा इतना ज्यादा पागल हो रखा है इसके लिए। फटाक से वो उस मेमोरी कार्ड को निकालकर अपने पास में रख लेती है। हेनरी भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी वॉच हर जगह ढूंढी लेकिन वहाँ पर नहीं है। ड्रॉप पर से दोबारा से मैसेज आता है कि फटाफट से बाथरूम में जाओ और इस मेमोरी कार्ड को तोड़कर वॉशरूम में ही फ्लश कर दो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वॉलेट बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सब कुछ वैसे ही करती है जैसा कि वो बंदा बोल रहा था और उसके बाद वो बोलती है तुम्हारा काम तो हो चुका है ना, तो प्लीज अब मेरे बेटे को छोड़ दो और मुझे परेशान करना बंद कर दो। लेकिन वो ड्रॉप वाला बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अभी तुम्हारा काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि तुम्हें एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। फटाफट से टॉवल डिस्पेंसर खोलो और उसमें जहर की बोतल होगी उसे निकालकर हेनरी के ड्रिंक में मिला दो, इसके बाद ही मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ पाऊंगा। वेल तो सब कुछ पढ़कर वॉलेट के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। उसे तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब वो ये चीज कैसे कर सकती है। सोचते हैं कि हेनरी तो बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं उसे कैसे मार सकती हूँ, लेकिन वो बंदा बोलता है कि वैसे आखिर तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो, ये तो तुम्हारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि इससे पहले भी तुम एक इंसान को मार चुकी हो, यानी कि अपने हस्बैंड ब्लैक को। तो सब कुछ सुनकर वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ड्रॉप वाले बंदे को उसके पास्ट के बारे में कैसे पता लगा, यानी कि उसने वॉलेट के बारे में पहले से ही रिसर्च करके रखी हुई थी, वो सब कुछ जानता था उसके बारे में और इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसकी बात माननी पड़ जाती है। वहाँ से वो जहर की बोतल निकाल कर वापस से हॉल में जाती है और रिसेप्शन पे जाके होटल के फोन से पुलिस को कॉल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन कॉल की लाइन ही कट जाती है क्योंकि उस बंदे ने सीसीटीवी से वॉलेट को ही करते हुए देख लिया होता है कि जिससे कि अब तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके पास तो अब कोई रास्ता ही नहीं था। वेल तो अब वो हॉल में बैठे हुए सभी लोग को चेक करती है कि आखिर उनमें से कौन इंसान है जो कि उससे ड्रॉप्स भेज रहा है और उसका शक सबसे पहले डेविड पर जाता है क्योंकि वही उससे 2 बार टकराया था, जिसके पास जाकर उसे बोलते हैं कि मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ कि तुम अपने फोन में कुछ न कुछ तो कर रहे हो, साथ ही ये होटल ज्यादातर कपल्स के लिए तो तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। डेविड भी उसे बोलता है कि अरे मैम आपको परेशानी क्या है और आप होती कौन है मुझसे ये सारे क्वेश्चंस पूछने वाली, मैं वैसे भी यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा हूँ, लगता है कि मैं आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया हूँ और इसलिए आप मुझे लाइन मार रहे हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके साथ वाला बंदा शायद हमें ये देख रहा है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आप मुझ पर लाइन मार रही हो। वेल तो सब कुछ सुनकर वॉलेट और ज्यादा परेशान हो जाती है, हेनरी के पास जाती है और हेनरी को भी अब डाउट होने लग गया था कि वॉलेट को शायद कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है जो कि शायद वो बता नहीं पा रही है या फिर उसका इस डेट पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो वॉलेट उसे समझाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस अपने बेटे टॉम को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि पहली बार मैं उसे अकेला घर पर अपनी बहन के साथ में छोड़ कर आई हूँ। साथ ही बोलती कि मुझे ना यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में वॉलेट की नजर पियानो बजाने वाले बंदे पर पड़ती है जो कि उसे ही देख रहा होता है। वॉलेट यहाँ पर अपना दिमाग यूज करती है और उसे एक नोट पर लिपस्टिक से लिख कर देती है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, फटाफट से पुलिस को मेरे घर भेजो।
वेटर से बोलकर वो उस नोट को उस पियानो वाले बंदे तक पहुंचा देती है। बोलती है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी पियानो बजा रहा है और इसलिए एज अ टिप ये नोट तुम जाकर उस पियानो वाले बंदे को दे दो। और वो जैसे ही पढ़ता है ना वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो घबरा कर जैसे ही वो वहां से उठकर कॉल लगाने की कोशिश करता है ना उसकी हालत खराब होने लग जाती है, यानी कि भाई वो भी अब मरने वाला था। वॉलेट के पास फिर से ड्रॉप आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझती हो ना, देखो अब तुम्हारे चक्कर में मुझे उस पियानो वाले बंदे को भी मारना पड़ गया। सब कुछ पढ़ते ही वॉलेट के तो फिर से होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये मुझसे क्या हो गया, जबकि वो पियानो वाला बंदा तो जैसे तैसे करके बाहर जाता है लेकिन इसकी हालत खराब हो जाती है और वह सच में मर जाता है दोस्तों डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही। वॉलेट को तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उसे टॉम को बचाना है तो उसे हेनरी को तो मारना ही पड़ेगा, जिससे कि वो फाइनली फैसला करती है और हेनरी को ये बोलकर वहां से निकल जाती है कि मैं हम दोनों के लिए एक अच्छी सी ड्रिंक लेकर आती हूँ। हेनरी की ड्रिंक में वो जैसे ही उस जहर को डाल रही होती है तो उसे फिर से ड्रॉप आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि यहाँ नहीं बल्कि अपने टेबल पर जाकर जहर डालो ताकि मैं देख सकूं कि तुम कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रही हो। और फिर इसलिए वॉलेट फिर अपने टेबल पर जाती है। हेनरी भी यहाँ पर उसको उसकी घड़ी लौटाते हुए कहता है कि ये मुझे तुम्हारे बैग में मिली। साथ ही उसे दोबारा बोलता है कि लगता है कि तुम शायद इस डेट पर नहीं आना चाहती थी और इसलिए तुम इतने सारे बहाने बना रही हो। तुम्हें ऐसे परेशान देख कर ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वॉलेट उसे कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। साथ ही उसे पूछती है कि आखिरकार उसने वॉलेट को ही क्यों चुना, जबकि उस डेटिंग ऐप में तो और भी बहुत सारी लड़कियां थी, यानी कि उसने एक अकेली और एक बच्चे की माँ को ही क्यों चुना। जहाँ पर हेनरी उसे कहता है क्योंकि मैंने जिंदगी में दो चेहरे वाले बहुत सारे इंसान देखे हैं जो कि फोटो के पीछे तो कुछ और होता है लेकिन रियल लाइफ में कुछ और होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कुछ भी था ना वो तुमने मुझे पहले सब कुछ साफ साफ बता दिया था और जिसकी वजह से मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ था और मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। तो फिर वॉलेट थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। साथ ही उसकी बताते हुए कहती है कि ब्लैक के साथ मेरा रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और पुरानी चीजों को याद करने लग जाती है जब ब्लैक उस पर गन तान कर खड़ा था। लेकिन दोस्तों उस टाइम पर मानसिक संतुलन खोने की वजह से और नशे की हालत ब्लैक तो उसे मारने वाला था और जैसे ही वो अपने बेटे टॉम के ऊपर गन पॉइंट करता है ना तो फिर उसे याद आता है कि आखिर वो क्या कर रहा है और इसलिए गिल्ट और पछतावे के चक्कर में वो अपने आप को ही गोली मार लेता है, जिसका साफ मतलब यही था गाइस कि यहाँ पर ब्लैक ने ही सुसाइड किया था और वॉलेट ने उसे नहीं मारा था और ये बात अब पूरी तरह से क्लियर भी हो जाती है। हेनरी से बात करने के बाद वॉलेट को भी ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाती है कि हेनरी बहुत ही अच्छा इंसान है और उसको मारकर वो बहुत ही बड़ी गलती करने वाली है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। और इस हेनरी से बोलती है कि मैं ड्रिंक में लेमन डालना तो भूल गई और इसलिए तुम प्लीज जाकर ले आओगे क्या। जैसे वो वहां से उठकर जाने लग जाता है तो वो उसकी ड्रिंक्स में फाइनली वो जहर मिला देती है। जैसे ही हेनरी वापस आता है और उसे पीने वाला होता है धक्का मारकर वो उसी के ऊपर वो ड्रिंक भी गिरा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉलेट को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और इसलिए हेनरी फिर उसे धोने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो वहां से जाता है ना तो बारटेंडर वॉलेट के पास आकर बोलती है कि क्या तुम उस लास्ट टेबल पे बैठे हुए रिचर्ड नाम के लड़के को जानती हो क्या, क्योंकि वो बहुत देर से तुम्हें देख रहा है और तुम पर शायद नजर रखे हुए है। तो वॉलेट को रिचर्ड पर शक हो जाता है। फटाक से वो उसके पास जाती है क्योंकि वो बहुत देर से उसी टेबल पर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर दोस्तों साफ साफ पता लग रहा था कि जिस टेबल पर वो बैठा हुआ है ना वहां से ही उसकी शक्ल तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। और इस चीज को वॉलेट भी अच्छे से समझ जाती है कि ड्रॉप भेजने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड ही था। तो फिर रिचर्ड के पास जाकर उसे पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे रिचर्ड के मुंह से निकल जाता है कि वॉलेट तुम टेंशन मत लो, मैंने ड्रिंक कर ली है। वॉलेट उससे कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना नाम ही नहीं बताया, इसका मतलब कि वो ड्रॉप भेजने वाला इंसान तुम ही हो, जिसने मेरे घर पर उस मास्क वाले बंदे को भेजा है वो भी तुम ही हो। आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो। रिचर्ड भी उससे बोलता है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम हो तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने बहुत ही जल्दी पता लगा लिया मेरे बारे में। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे बेटे की जान ना अभी भी मेरे हाथों में काफी ज्यादा खतरे में है। फिर हेनरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। वो फिर उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं मेयर का खास आदमी हूँ। मेयर ने बहुत सारे घोटाले करके रखे हैं जिनके बिल्स की फोटोज चुपके से इस हेनरी ने अपने कैमरे में खींच ली होती है। और ये हेनरी एक रिपोर्टर नहीं बल्कि एक FBI का अंडरकवर एजेंट है जिसे कि सिर्फ सबूत चाहिए थे और मेयर को फंसाने के लिए वो उसे कोर्ट में भी दिखा सकता है और इससे मेयर को जेल हो जाएगी। लेकिन तुमने उस सबूतों को मिटा दिया, साथ ही उन्हें फ्लश भी कर दिया। तो अब बारी है हेनरी को भी फ्लश करने की और इसलिए जल्दी से उस जहर वाली ड्रिंक को हेनरी को पिला दो और तुम्हारा बेटा बच जाएगा। और हाँ,
बेटा तो तुम्हारा बच जाएगा, लेकिन तुम इसमें फंस जाओगी हेनरी को मारने के जुर्म में, क्योंकि मेरे पास सारी की सारी CCTV फुटेज है। बेटे के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। जहाँ पर दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हेनरी भी पहुंच आता है और वॉयलेट से कहता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, और ये आदमी कौन है, क्या तुम इसे जानती हो? तो वॉयलेट उसे हाँ बोलते हुए कहती है कि हाँ, ये मेरा एक पुराना रिश्तेदार है और हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वॉयलेट की बोलती कि तुम फटाफट से अपनी ड्रिंक पी लो और हम हमारी डेट को कंटिन्यू करते हैं। तो हेनरी वो ड्रिंक भी पी लेता है, जिसकी वो ड्रिंक पीते ही वॉयलेट फिर रिचर्ड से कहते हैं कि जैसा तुम चाहते थे मैंने कर दिया और प्लीज अब मेरे बेटे को छोड़ दो। रिचर्ड भी फिर उसके सामने ही फोन मिलाकर उस बंदे से वहाँ से वापस निकल जाने के लिए बोलता है कि तुम्हें इस बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो फिर फोन काटता है तो वॉयलेट से बोलते हैं कि आखिर तुम इतने बड़े मिशन पे आए हो तो क्या शायद अपना दिमाग घर पर ही भूला है। नहीं, आखिर तुमने सोचा क्या था, क्या मैं इतनी आसानी से हेनरी को मार दूंगी? और भाई उसके बाद रिचर्ड की नजर पड़ती है अपने खाने पर, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जहर हेनरी की ड्रिंक में नहीं बल्कि रिचर्ड की डिश में था और वो खाकर उसकी हालत खराब होने लग जाती है, क्योंकि भाई हेनरी को पहले से ही शक हो गया था कि यहाँ पर आखिर क्या कुछ चल रहा है और वॉयलेट ने उससे पहले ही सारी बातें सावधानी से बता दी थी, जिसके चक्कर में रिचर्ड बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। उसका प्लान तो पूरी तरह से फेल होने वाला था और वो सीधे गन निकालकर वॉयलेट पे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में हेनरी आकर वॉयलेट को बचा लेता है और उसे गोली लग जाती है। फिर तो फिर रिचर्ड दोबारा से फटाक से वॉयलेट के घर पे कॉल करके उस आदमी को टॉम को मारने के लिए बोल देता है और साथ ही वो यहाँ पर मौका पाते ही वॉयलेट को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन वॉयलेट वहाँ का कांच तोड़ देती है, यानी कि वो खिड़की तोड़ देती है, जिसकी वजह से रिचर्ड काफी ऊंचे फ्लोर से, जो कि उस होटल का सबसे ऊंचा फ्लोर था, वहां से नीचे गिरकर मर जाता है। वॉयलेट भी वहां से स्लिप होकर गिरने वाले थे, लेकिन हेनरी उसे पकड़ लेता है, उसे बचा लेता है। वॉयलेट उसे फटाफट से गाड़ी की चाबी मांगती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है, जिससे कि हेनरी की जान बच जाए और फटाफट से गाड़ी लेकर वहां से निकलती है अपने घर पर अपने बेटी को बचाने के लिए। यहाँ पर टॉम और जेन को मारने की काफी कोशिश कर रहा था, उनके पीछे पड़ा हुआ था। जेन यहाँ पर खुद की परवाह ना करते हुए टॉम को पूरी तरह से बचाने की कोशिश करती है, जहाँ पर तभी भागते हुए वॉयलेट भी घर पर आ जाती है, जो कि पहले तो उस बंदे से लड़ रही होती है और उस बंदे के पास गन थी और इसलिए वो वॉयलेट को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वॉयलेट कांच का टुकड़ा उसके ऊपर मार देती है, जिससे कि गन उसके हाथ से नीचे छूट जाती है और वो बंदा अपना मास्क निकालता है, जिससे कि आज पता चलता है ये तो कोई और नहीं बल्कि वही मीटर चेक करने वाला बंदा था। उससे पहले ही वो वॉयलेट को मार पाता ना। यहाँ पर टॉम भी अपना दिमाग लगाते हुए वो गन रिमोट कंट्रोल वाली कार में डालकर सीधा अपनी मॉम के पास में भेज देता है और वॉयलेट उस गन को निकालकर फटाफट से सारी की सारी गोलियां उसके अंदर निकाल देती है, अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल देती है। और दोस्तों यहाँ पर ऐसे वॉयलेट ने टॉम, जैन और हेनरी इन तीनों की जान भी बचा ली। वेल तो अब यहाँ पर पता चलता है कि हेनरी के पास सारी के सारी फोटोज की बैकअप फाइल भी होती है, जो कि इसने पहले ही करके रख ली होती है, जिसकी हेल्प से वो मेयर की सारी सच्चाई दुनिया के सामने ले आता है और तो रिचर्ड की सारी मेहनत फेल हो जाती है। साथ ही यहाँ पर वॉयलेट हेनरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी जाते, उससे बोलती है कि ठीक होने के बाद वो फिर से दोबारा डेट पर जाएंगे और इस बार मुझे उम्मीद है कि हमें कोई भी ड्रॉप्स नहीं आएंगे। वेल तो सब कुछ सुनकर हेनरी काफी खुश हो जाता है और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में इस मूवी का भी द एंड हो जाता है। लिटरली इसकी स्टोरी मेरे को तो काफी ज्यादा पसंद आई और अगर आपको भी अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और मेरा एक्सप्लेनेशन और साथ ही आपको हमारे ये नया चैनल जो कि सिर्फ लेटेस्ट वीडियोस ही लेकर आता है आपके लिए, जो कि रिसेंटली ही न्यू रिलीज होती हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ही हमें प्यार दीजिएगा जैसे कि आपने हमारे फर्स्ट चैनल यानी मूवीज हिडन एक्सप्लेनेशन को इतना सारा प्यार दिया है और जल्दी हम 1 मिलियन पर पहुंचने वाले हैं।